हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नेम है हीट। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। मतलब थर्मोमीटर का यूज कैसे करते हैं हम। और फिर टेम्परेचर स्केल्स को पढ़ेंगे, जैसे कि सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मतलब केल्विन स्केल हो गया। तो आज से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नए चैप्टर का नाम है हीट। ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है। ठीक है, बॉडी नंबर 1। और मान लो ये एट टेम्परेचर T1 पे है। ठीक है। और एक दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 2, और मान लो ये एट टेम्परेचर T2 पे है। ठीक है। तो मान लो ये हॉट है, ये कोल्ड है। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। मतलब रिलेटिवली ये हॉट है और रिलेटिवली ये कोल्ड है। मतलब T1 T2 से ज्यादा होगा। अब देखो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें हम। मैंने बोल तो दिया कि ये बॉडी T1 टेम्परेचर पे है और ये बॉडी T2 टेम्परेचर पे है और ये रिलेटिवली हॉट बॉडी है, ये रिलेटिवली कोल्ड बॉडी है। तो लेकिन टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें हम। तो देखो, कोई भी सॉलिड हो या कोई भी मतलब बॉडी हो, क्या होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ठीक है। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट। ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ठीक है। ऐसा ही इसमें होगा। इस बॉडी के अंदर भी जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ठीक है। ऐसे ऐसे। तो देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जितना ज्यादा होता है ना, तो उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और उस बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तरह से मुझे बॉडी का टेम्परेचर किससे पता चल रहा है, उस बॉडी के अंदर जो एटम्स ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन से, उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से पता चल रहा है, या वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दैट एटम, उससे पता चल रहा है टेम्परेचर। तो देखो यहां पे इस एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी ना, या इस मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वो यहां पे इस बॉडी के एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये देखो यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है। तो इस एटम की मतलब इस बॉडी के एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, इस बॉडी के एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी वो कम होगी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना उस बॉडी में मॉलिक्यूल की या एटम की, उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। और ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। मतलब इस बॉडी में जो एटम्स वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन से, इस बॉडी में एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। किससे, इस बॉडी में एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है।
इसलिए इस बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो एक तरह से टेम्परेचर का मुझे कैसे पता चल रहा है किसी बॉडी के टेम्परेचर का? उस बॉडी में जो एटम्स वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना अबाउट देयर मीन पोजिशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा ना तो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दैट एटम उतनी ही ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे एटम के वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू इस बॉडी में जो एटम वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, इस एटम के वाइब्रेशनल मोशन का जो एम्पलीट्यूड है ना, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड इस एटम के वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इस बॉडी में एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी या एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो इस एटम के वाइब्रेशनल एनर्जी से ज्यादा होगी। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर बॉडी में एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना उस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं उस बॉडी में एटम के वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा ना तो उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। तो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, मतलब रिलेटिवली ये हॉट बॉडी है और रिलेटिवली ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है, तो अब पता चल गया टेम्परेचर का मेजरमेंट एक तरह से कैसे होता है। कोई भी बॉडी हो ये तो पक्का ही है उसमें एटम्स मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा उस एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिवली हॉट बॉडी है, ये रिलेटिवली कोल्ड बॉडी है। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। अब देखो इन दोनों बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लाओ। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आया। बॉडी नंबर 1 को और बॉडी नंबर 2 को कॉन्टैक्ट में ले आया। ठीक है, तो देखो क्या होगा जब आप इनको कॉन्टैक्ट में लाओगे। इस बॉडी नंबर 1 के जो एटम्स है ना वो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बॉडी नंबर 2 के एटम्स को देना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो जब आप इनको कांटेक्ट में नहीं लाए हो तो इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इस बॉडी के टेम्परेचर से, मतलब इस बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी से। या इस बॉडी के एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है इस बॉडी के एटम्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। तो जब आप इनको कांटेक्ट में लाओगे ना तो इस बॉडी के एटम्स को एनर्जी देना चालू कर देंगे। वो एनर्जी कौन सी होगी? वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाओगे इस बॉडी के एटम्स को एनर्जी देना चालू कर देंगे और वो एनर्जी होगी वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, उसी वाइब्रेशनल एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? हीट एनर्जी। इस बॉडी के एटम्स जो कि इस बॉडी के एटम्स को वाइब्रेशनल एनर्जी देना शुरू कर देंगे ना जब भी मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो करेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? हीट एनर्जी। ठीक है, और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हीट ट्रांसफर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर।
तो देखो थोड़ी देर के लिए हमने इनको कांटेक्ट में रखा, इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती रही, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो थोड़ी देर के बाद में है ना वो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाती है, और तब क्या होता है, ये दोनों बॉडीज एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी, और वो जो स्टेज होगी ना वो क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, T0 T0। ठीक है, तो देखो वाइब्रेशनल एनर्जी इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो की है ना, तो इस बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी घटी होगी, इस बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी होगी। तो इसका मतलब है इस बॉडी के एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन घटा होगा, इस बॉडी के एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा होगा। ठीक है, तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम जब वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर होनी बंद हो जाएगी, मतलब एक तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होनी बंद हो जाएगी जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। ये तो तब भी ऐसे वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अब क्या होगा, इस बॉडी के एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसके बराबर होगा, इस बॉडी के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बराबर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया ना। और देखो ये T0 है ना, ऑब्वियसली T1 से तो कम होगा और T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो ये बॉडी कहीं मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे थी। ठीक है, इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाया, वाइब्रेशनल एनर्जी इस बॉडी नंबर 1 से बॉडी नंबर 2 में फ्लो की, और वही क्या होती है, हीट एनर्जी। मतलब इस बॉडी नंबर 1 के एटम्स ने बॉडी नंबर 2 के एटम्स को वाइब्रेशनल एनर्जी देनी शुरू की। ठीक है, तो बॉडी नंबर 1 के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी कम हो जाएगी, बॉडी नंबर 2 के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये वाइब्रेशनल एनर्जी का फ्लो या हीट एनर्जी का फ्लो फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी नंबर 2 ये बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, इस बॉडी के और इस बॉडी के दोनों बॉडी के एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, सेम, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होगा, सेम। ठीक है, मान लो यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन था A1 और यहां पे A2। ठीक है, और मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी या एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी, एक एटम की, ठीक है, वो मान लो E1 थी, और यहां पे एक एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी थी E2। ठीक है, तो अब यहां पे एट थर्मल इक्विलिब्रियम जब वाइब्रेशनल एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसके बराबर होगा, पक्का इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बराबर। मॉलिक्यूल बोल दो या एटम बोल दो। ठीक है, तो यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन A0 और यहां पे भी कितना होगा, A0। और यहां पे एक एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो E0, यहां पे भी E0। तो ये जो A0 है ऑब्वियसली A2 से तो ज्यादा होगा और A1 से कम होगा। ऐसे ही E0 E2 से ज्यादा होगा और E1 से कम होगी। ठीक है,
और देखो जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हैं ना, तब इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, और वो होगा टी नॉट। ठीक है, मान लो ये 80 डिग्री सेल्सियस पे थी पहले, ये 40 पे, ये रिलेटिवली हॉट बॉडी थी, ये रिलेटिवली कोल्ड बॉडी थी, इन दोनों को कॉन्टैक्ट मिलाया, हीट एनर्जी का फ्लो हुआ फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा ये भी ध्यान रहे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी का फ्लो होगा या वाइब्रेशनल एनर्जी का। जब इनको आप कॉन्टैक्ट मिलाओगे तो एक तरह से ऐसा मान लो कि टी नोट कितना हो गया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे है बस, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा। जब आप इन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट मिलाओगे ना, तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी का फ्लो होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे एट थर्मल इक्विलिब्रियम जब हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा, हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा, जब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे टी नोट पे, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दोनों बॉडीज का सेम होगा। दोनों बॉडीज में एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सेम, देख सकते हो। और ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन देख सकते हो, इससे ज्यादा ही है, इससे तो ये ज्यादा ही है, लेकिन इससे ये कम है, ठीक है। तो एक तरह से मतलब टी नोट टेम्परेचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम ये T2 से ज्यादा होगा लेकिन T1 से कम होगा। अब देखो टेम्परेचर को मेजर हम कैसे करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से। जब हमें बुखार हो जाता है तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो वो हम थर्मोमीटर की हेल्प से ही मेजर करते हैं ना। अब हम टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ेंगे। टेम्परेचर को मेजर किसकी हेल्प से किया जाता है, थर्मोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो देखो कोई सामान्य बॉडी है, नॉर्मल बॉडी, मतलब कोई बुखार नहीं है, ऐसे कुछ नॉर्मल बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना होता है, ठीक है। और मान लो फीवर हो चुका हो, किसी को फीवर है, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा, तो मान लो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर की हेल्प से उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, तो मान लो वो मिला मुझे 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम चीज है। ऐसे ही 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी दोनों ही सेम चीज है, बस स्केल का फर्क है। ये सेल्सियस स्केल रीडिंग है और ये फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग है। तो देखो थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर में क्या होता है, यहां पे मरकरी फिल किया जाता है, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर है, मान लो ये,
ठीक है। और देखो यहां पे मान लो फ़ारेनहाइट स्केल है इस पे, वैसे तो एक तरफ फ़ारेनहाइट स्केल होता है तो दूसरी तरफ है जनरली डिग्री सेल्सियस स्केल भी गिवन होता है, मतलब सेल्सियस स्केल भी गिवन होता है और फ़ारेनहाइट भी। तो मान लो यहां पे केवल फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। और यहां पे है आपका कुछ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहां पे मान लो आपका है कुछ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहां पे आपका मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऊपर तक है ये 101 भी होगा, 102 भी होगा और ऊपर तक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पे मरकरी फिलअप किया जाता है इस ग्लास के अंदर, तो ये मरकरी थर्मोमीटर है। तो अब देखो मान लो किसी नॉर्मल बॉडी ने, सामान्य आदमी ने जिसको कोई ऐसा कोई बुखार नहीं है, उसने इस थर्मोमीटर के एंड को थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ के नीचे रखा, इस एंड को थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ के नीचे रखा। तो देखो ये है ना जो ये लिक्विड है मरकरी लिक्विड, ये एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि उससे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिलहाल ये मरकरी इस सिचुएशन में है। अभी तक उस लड़के ने इस मरकरी को, मतलब इस मरकरी थर्मोमीटर के इस एंड को अपनी जीभ के नीचे नहीं रखा है, तो फिलहाल मरकरी इस हालत में है। तो उस लड़के ने इस मरकरी थर्मोमीटर के इस एंड को थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ के नीचे रखा, तो क्या होगा, ये जो है ना मेरा मरकरी ये एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएगा जब वो बाहर निकालेगा। तो देखो यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 और फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये रीडिंग है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो मरकरी का कुछ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, तो जैसे मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इस मरकरी का टेम्परेचर, तो इससे मरकरी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां पे मरकरी एक्सपेंड हो गया, और जब वो लड़का इस थर्मोमीटर को अपने मुंह से निकालेगा तो मरकरी एक्सपेंड हो चुका होगा, यहां से यहां तक पहुंच चुका होगा, ये मरकरी एक्सपेंड हो चुका होगा। तो ये मरकरी कितनी रीडिंग, सॉरी ये थर्मोमीटर कितनी रीडिंग देगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखो किसी को मान लो हल्का सा बुखार है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई दूसरा लड़का इस मरकरी थर्मोमीटर के इस एंड को अपनी जीभ के नीचे रखेगा थोड़ी देर के लिए और फिर बाहर निकालेगा, तो मरकरी का तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा। तो एक तरह से मरकरी फिर एक्सपेंड होगा, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मरकरी कुछ यहां तक पहुंच जाएगा। मान लो ये रीडिंग है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें उस लड़के को 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार का पता चलेगा, ठीक है। हल्का सा बुखार होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे थर्मोमीटर काम करता है। जब किसी को बुखार होता है, जब वो थर्मोमीटर को थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ के नीचे रखता है, तो उस मरकरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण मरकरी एक्सपेंड होगा, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना, तो वो उतनी ही ज्यादा रीडिंग देगा थर्मोमीटर, ठीक है।
जैसे जिस किसी को हल्का सा बुखार था 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ा। जब उस लड़के ने आप इस थर्मोमीटर के इस हैंड को अपने जीभ के नीचे रखा थोड़ी देर के लिए, तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मरकरी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मरकरी यहां से यहां तक एक्सपेंड होगा ना, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ गया। और इस थर्मोमीटर ने कितना टेम्परेचर बताया उसकी बॉडी का? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरफ सेल्सियस स्केल भी होता है, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो थर्मोमीटर का ये प्रिंसिपल है। जैसे मान लो मरकरी थर्मोमीटर है, ग्लास के अंदर मरकरी फिल कर दिया और यहां पे स्केल होता है दोनों तरफ। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। तो जब इस मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इस मरकरी का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब मरकरी एक्सपेंड होगा, तो वो टेम्परेचर भी ज्यादा ही दिखाएगा थर्मोमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स। टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स। जनरली हम 3 टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स को यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फर्स्ट है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, और सेकंड है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, और थर्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन टेम्परेचर स्केल। अब इन तीनों स्केल को बनाऊंगा मैं। तो मान लो ये तो है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, और ये है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। ठीक है, ये क्या होगा? सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, और ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, और ये केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर स्केल बोल दो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज ध्यान में रखो। तो देखो, 2 स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट वाटर, और वाटर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक। तो 2 स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट वाटर, वो क्या है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेरिक, तो जब वाटर फ्रीज होता है ना, सेल्सियस ने क्या बताया? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। और जब वाटर बॉयल होता है, ध्यान रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होना चाहिए।
तो सेल्सियस ने क्या बताया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी सेल्सियस ने, ठीक है। और फ़ारेनहाइट ने क्या इंफॉर्मेशन दी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये इंफॉर्मेशन किसने दी, फ़ारेनहाइट ने। और केल्विन ने क्या इंफॉर्मेशन दी, वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 373 केल्विन पे। ये दी केल्विन ने, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट वाटर। ध्यान रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। तो सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट ने और केल्विन ने ये इंफॉर्मेशन दी एक तरह से अबाउट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो मान लो ये सेल्सियस स्केल है, 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। और 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो ये मैंने बिल्कुल एक साथ बनाए हैं तीनों स्केल। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना, तो फ़ारेनहाइट कितनी रीडिंग देगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल कितनी रीडिंग देगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर केल्विन स्केल में कितना होगा, 373 केल्विन, ठीक है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर केल्विन स्केल में वो कितना होगा, 273 केल्विन। तो कुछ यहां पे 0 केल्विन भी आएगा। इसको बोला जाता है 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। और जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा ना, जब केल्विन स्केल टेम्परेचर कितना बताएगा, 0 केल्विन, तो सेल्सियस स्केल कितना टेम्परेचर बताएगा उसी को, -273 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल कितना टेम्परेचर बताएगा, -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। और हम आज तक 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पाए हैं, ये भी ध्यान रहे। मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और देखो मान लो मैंने किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया, तो सेल्सियस स्केल ने बताया 30 डिग्री सेल्सियस। और उसी बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब सेम हॉटनेस को, फ़ारेनहाइट स्केल ने बताया TF डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है। और सेम हॉटनेस को मतलब सेम बॉडी के टेम्परेचर को केल्विन स्केल ने कितना बताया, टीके केल्विन, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे जो इंडिया में ज्यादातर बातें डिग्री सेल्सियस में होते हैं, इंडिया में ज्यादातर बातें डिग्री सेल्सियस में होती है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। और यूएस वगैरह में, अदर कंट्रीज में डिग्री फ़ारेनहाइट में बातें होती हैं ज्यादा। मतलब इंडिया में ज्यादातर सेल्सियस स्केल का यूज किया जाता है और यूएस वगैरह में ज्यादातर फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया जाता है। मान लो मैंने कोई बॉडी ली, उसके टेम्परेचर को मेजर किया विद डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। सेम हॉटनेस को सेल्सियस स्केल ने बताया TC डिग्री सेल्सियस, उसी हॉटनेस को फ़ारेनहाइट ने बताया TF डिग्री फ़ारेनहाइट, उसी हॉटनेस को केल्विन स्केल ने बताया TK केल्विन, ठीक है। तो ये क्या है, स्केल रीडिंग, ये क्या है, स्केल रीडिंग। तो देखो यहां पे क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें मेन पॉइंट है स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्केल रीडिंग को SR से ले लो, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को FP से ले लो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को BP से डिनोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट को FP से डिनोट कर लो, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर को। ये तीनों स्केल में बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहना ये, ठीक है। तो इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब देखो, इसी का यूज करूंगा मैं, TC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 मतलब 100। ये किसके बराबर होगा, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 ये आएगा 180, ठीक है। इज इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 100। तो यहां से आप एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर कन्वर्जन भी कर सकते हो। देखो कैसे, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो TK कितना आ गया, TC प्लस 273, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो TF कितना आएगा, जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, ये आएगा 9/5 TC प्लस 32, ठीक है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्केल रीडिंग मतलब टेम्परेचर स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तीनों स्केल्स में सेम रहना है, कांस्टेंट। तो इसको आप तीनों स्केल में बराबर कर सकते हो, इक्वल इक्वल। तो यहां से देखो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, तो TK की वैल्यू आई TC प्लस 273,
और जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो टी एफ की वैल्यू आई 9/5 टीसी प्लस 32। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स का। यहां पे मैंने केवल 3 स्केल लिए हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। वैसे और भी हो सकते हैं, र्यूमर स्केल हो गया ऐसे। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस स्केल बताएगा ना, उसी को फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा, और उसी को केल्विन स्केल 273 केल्विन बताएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखने जा रहा हूं। ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो देखो क्या है, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या रहना है, कांस्टेंट। ठीक है, और इसी का यूज करते हुए, इसी का यूज किया मैंने इन तीनों स्केल में, तो टीसी डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर आया, टीएफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू टीसी माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, ये आया। ठीक है, और इसको इक्वेट करके क्या आया, टी के इज इक्वल टू टीसी प्लस 273, और इसको इक्वेट करके क्या आया, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टीसी प्लस 32। ठीक है, अब हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स के ऊपर बेस्ड। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक र्यूमर स्केल है, जैसे 3 स्केल थे ना, सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट स्केल था, केल्विन स्केल, ऐसे एक दूसरा स्केल है र्यूमर। ठीक है, और र्यूमर स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर बोल सकते हो, ये कितना गिवन है, 0 डिग्री, 0 डिग्री र्यूमर, मतलब 0 डिग्री गिवन है। और र्यूमर स्केल में ही जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो कितना गिवन है, 80 डिग्री र्यूमर गिवन है। ठीक है, और मान लो मैंने किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया, मैंने किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ र्यूमर स्केल। ऐसे ही जैसे ये 3 स्केल है ना, ऐसे ही र्यूमर स्केल भी होगा, और किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ र्यूमर स्केल, और र्यूमर स्केल ने क्या रीडिंग दी, 32 डिग्री र्यूमर, इतनी रीडिंग दी र्यूमर स्केल ने। तो ये बताओ उसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करूं तो फ़ारेनहाइट स्केल कितनी रीडिंग देगा, फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग क्या होगी, उसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है तो फ़ारेनहाइट स्केल कितनी रीडिंग देगा। तो देखो यहां पे
इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट था, केल्विन स्केल, ऐसे एक चौथा स्केल और बना लो, र्यूमर स्केल। ठीक है, र्यूमर स्केल, REAUMUR स्केल। र्यूमर स्केल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर र्यूमर स्केल पे कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री र्यूमर। और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर र्यूमर स्केल पे कितना गिवन है? 80 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, और मान लो मैंने किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया, र्यूमर स्केल ने कितनी रीडिंग दी उस बॉडी के टेम्परेचर की? 32 डिग्री र्यूमर। तो 32 कुछ यहां पे आएगा, 32 डिग्री र्यूमर रीडिंग दी। ठीक है, उस बॉडी के टेम्परेचर की। ये किसने रीडिंग दी है? र्यूमर स्केल ने। तो फ़ारेनहाइट स्केल ये कितनी रीडिंग देगा? फ़ारेनहाइट स्केल ऑब्वियसली 32 से ज्यादा होगी और 212 से कम होगी, ये बात पक्की है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें? इसी का यूज करो। स्केल रीडिंग र्यूमर स्केल में कितनी? 32 डिग्री माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन र्यूमर स्केल 0 डिग्री र्यूमर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन र्यूमर स्केल 80 डिग्री माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन र्यूमर स्केल 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब फ़ारेनहाइट में आ जाओ। मान लो ये होगी x। ठीक है, एक तरह से x फाइंड आउट करना है, तो x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, और ये कितना आएगा? 180। तो यहां से x की वैल्यू ये आएगी 104। यहां से x की वैल्यू निकालोगे ना, तो 32 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो कट कर लो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो ये 2/5 हो गया। तो x कितना आ गया? 2 गुणा में 180 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, 16। ये किस पे कैंसिल होगा? 5 तिये 15, 36 पे, 36 पांजे 180 होता ना, तो 72 प्लस 32 104 ही आएगा। तो इसका मतलब उसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करोगे ना, तो वो कितना बताएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। x की वैल्यू 104 आई ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है या क्या पूछ रखा है। फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसपे उस टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम आए। ठीक है, और वो मान लो x होगा, तो एक तरह से x फाइंड आउट करना है। तो देखो
इसी का यूज करेंगे हम। तो देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में उस टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड सेम आए, वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और वो मान लो मैंने x मान लिया, तो एक तरह से TC भी x हो गया और TF भी x हो गया। इन दोनों का यूज कर लो, ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करके मैं रिलेशन फाइंड आउट कर चुका हूं। TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो इन दोनों को इक्वेट करके यही तो आया था। तो TF की जगह भी x पुट कर दो इज इक्वल टू 9/5, TC की जगह भी x प्लस 32। तो यहां से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, कॉमन ले लो x को, 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो x इंटू में 5 माइनस 9 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 32। तो x कितना आ गया, माइनस 160/4। तो ये आ गया -40, x की वैल्यू आई -40। तो देखो सेल्सियस स्केल में -40 डिग्री सेल्सियस कुछ यहां पे आएगा। तो मान लो किसी बॉडी के टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल -40 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो उसी बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल कितना बताएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसमें देखो क्या पूछ रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल गिव्स सेम रीडिंग। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल गिव्स सेम रीडिंग, किस टेम्परेचर पे होगा ऐसा, ठीक है। मतलब किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल सेम रीडिंग देंगे, वो फाइंड आउट करना है। और फिर उसके बाद में उसी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल कितना बताएगा, उसी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल कितना बताएगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मान लो कोई टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों में उस टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और वो टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से TF और TK ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे TC नहीं था, यहां पे क्या था, TK था। तो TF और TK दोनों बराबर हो जाएंगे और वो मान लो x हो जाएगा, ठीक है। मतलब किस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल सेम बताएगा, मतलब उस टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में सेम होगा, और वो मान ले x मान लिया मैंने। तो TF और TK इन दोनों को यहां पे x पुट कर दो, तो x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू x माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, ये आएगी 574.25, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, मतलब 574.25 तो कुछ यहां पे आएगा फ़ारेनहाइट में 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन में 574.25 केल्विन यहां पे आएगा, ठीक है।
तो मतलब मान लो किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल ने उस बॉडी का टेम्परेचर कितना बताया, 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन स्केल से मेजर करूंगा ना, तो केल्विन स्केल कितना टेम्परेचर बताएगा, 574.25 केल्विन। ठीक है, अब फाइंड आउट ये करना है, ये सेल्सियस स्केल उसी बॉडी के टेम्परेचर को कितना बताएगा, कितना बताएगा सेल्सियस स्केल। तो अब देखो, इसका यूज कर सकता हूं, टीके इज इक्वल टू टीसी प्लस 273। टीके कितना आया, 574.25 इज इक्वल टू टीसी प्लस 273। तो यहां से टीसी की वैल्यू ये कितनी आएगी, 301.25 ये आएगी टीसी की वैल्यू। तो ये तो डिग्री सेल्सियस में होगी। तो उसी बॉडी के टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल कितना बताएगा, 301.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।